नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे साथियों नीट मेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज अपन पढ़ रहे थे। इसके बाद अपन राजस्थान का एक सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उसके बारे में आज अपन डिटेल वाइज चर्चा करेंगे ताकि आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो पाए। ठीक है, देखिए अपन इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खीजड़ी क्या है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खीजड़ी है। और इसको खीजड़ी का दर्जा कब दिया गया था बताइए। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष क्या है, खीजड़ी है, और इसे खीजड़ी का जो दर्जा है देखिए वो कब दिया गया था, तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, यानी कि राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। कब, 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम की अगर अपन बात करें तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है इसका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी के जो वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी के उपनामों की अगर बात करें तो खेजड़ी के उपनाम क्या क्या है, देखिए राजस्थान का कल्प वृक्ष इसको कहते हैं, और राजस्थान का गौरव भी किसको कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। और राजस्थान का जो कल्पत्रु है वो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो भी खेजड़ी को कहा जाता है। ये सभी खेजड़ी के क्या है, उपनाम है। ठीक है, सभी के सभी क्या है, खेजड़ी के उपनाम है। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इसके बाद देखिए खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है सिमलो। क्या कहा जाता है, सिमलो कहा जाता है। जबकि पंजाबी व हरियाणी भाषा में झांटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाबी व हरियाणी भाषा में खेजड़ी को झांटी कहा जाता है। जबकि सिंधी भाषा में अगर बात करें तो छिकड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे देखें अब। बिश्नोई समाज के जो लोग हैं इसे क्या कहते हैं, समी कहते हैं। बिश्नोई समाज के लोग इसको क्या कहते हैं, तो बिश्नोई समाज के लोग इसको समी कहते हैं। जबकि खेजड़ी वृक्ष जो है मरुस्थल के प्रसार को रोकने में उपयोगी है। देखिए इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो ये मरुस्थल के प्रसार को रोकता है। कौन सा वृक्ष, खेजड़ी का जो वृक्ष है ये मरुस्थल के प्रसार को रोकने में बहुत उपयोगी है। अगर खेजड़ली का जो दिवस मनाया जाता है तो खेजड़ली का दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए खेजड़ली का दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है, देखिए ये 1978 से मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाता है, 1978 से ये मनाया जाता है। देखिए खेजड़ी की जो खेजड़ी का जो धर्म में महत्व है, यानी कि इसका जो धार्मिक महत्व है वो क्या है, तो देखिए खेजड़ी का जो धार्मिक महत्व है, विजयदशमी यानी कि दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। किसकी, खेजड़ी वृक्ष की यहाँ पर पूजा की जाती है। कब की जाती है, दशहरे के दिन, यानी कि विजयदशमी को पूजा की जाती है। देखिए गोगाजी व जूझार बाबा, यानी कि अपने जो गांव में गोगाजी होते हैं और एक होते हैं जूझार जी, इनके जो मंदिर होते हैं, इनके मंदिर या फिर थान की बात करें, थड़े की बात करें, तो ये कहाँ पर होते हैं, ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। ठीक है, गोगाजी व जूझार जी के जो थड़े होते हैं इनको थान भी कहते हैं या फिर थड़े भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर बने होते हैं, तो ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो क्लास को आपको पूरी जरूर देखना है। देखिए क्लास में आपको अच्छा फील होगा, मजा आएगा। देखिए पूरी क्लास देखना है ताकि आपका हर एक बिंदु कवर हो सके। ठीक है, देखिए सन 1730 ईस्वी के अंतर्गत खेजड़ली गांव जोधपुर में खेजड़ी वृक्षों का जब कटाई विरोध करते हुए अमृता देवी बिश्नोई, कौन थी, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला व पुरुषों ने क्या किया था, यहाँ पर बलिदान दिया था। कब, 1730 के अंतर्गत, जब यहाँ पर क्या हो रहा था कि खेजड़ी वृक्षों की कटाई हो रही थी। उस समय यहाँ पर विरोध किसने किया था, तो अमृता देवी ने यहाँ पर इसका विरोध किया था। किसका, खेजड़ी के काटने का विरोध किया था। और इसके नेतृत्व के अंतर्गत लगभग 363 महिला व पुरुष दोनों ही ने इसकी जान बचाने के लिए क्या किया था, इन्होंने बलिदान दिया था। किसको, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि खेजड़ी वृक्ष की जब कटाई की गई थी तो उस इसका जो विरोध है वो किसने किया था, तो देखिए अमृता देवी ने किया था। और इसके नेतृत्व में कितने लोगों की जाने गई थी, तो 363 लोगों की इसके जाने गई थी। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए कि अब देखिए इसका जब मेला पड़ता है तो वो कब पड़ता है, देखिए अतः प्रतिवर्ष, यानी कि भाद्रपद जो शुक्ल दशमी को है इसका मेला कब लगता है, तो मेला इसका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला पड़ता है। ठीक है,
वृक्ष मेला कहाँ पर पड़ता है तो बताइए, खेजड़ली गांव में पड़ता है। और खेजड़ली गांव कहाँ है तो ये जोधपुर में है। और खेजड़ली का जो मेला है वो कब पड़ता है तो ये भी याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली का मेला पड़ता है। ठीक है। देखिए खेजड़ली की फली को क्या कहते हैं तो खेजड़ली की जो फली होती है वो सांगरी कहलाती है, जबकि खेजड़ी की जो पत्तियां होती है इसको लूम कहते हैं। फल को तो क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगरी। पत्ती को क्या कहते हैं, इसको लूम कहते हैं। जबकि इसकी जो सूखी फली होती है, सूखी फली को क्या कहते हैं तो इसको सूखी फली को कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं, सूखी फली को कहा जाता है खोखा कहा जाता है। जबकि ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब की गई थी, देखिए अब ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, इसको पॉइंट नोट डाउन कर लेना है कि खेजड़ा की ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत हुई थी सन 1991 में। कब हुई थी, सन 1991 में खेजड़ा ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए कि 1994 के अंतर्गत 1994 ईस्वी में पर्यावरण के संरक्षण हेतु अमृता देवी जो वन्य जीव पुरस्कार, यानी कि अमृता देवी ने इसके बलिदान के लिए, इसकी जो बचाव के लिए बलिदान, अपने प्राणों की जो बलि दी थी, कौन दी थी, अमृता देवी ने दी थी। और 1994 ईस्वी के अंदर पर्यावरण के संरक्षण के लिए अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था तो देखिए 1994 के इसके अंदर इसका प्रारंभ किया गया था। और ये किसके लिए, किस पर्पज से इसका प्रारंभ किया गया था तो देखिए पर्यावरण के संरक्षण के हेतु इसका प्रारंभ किया गया था। किसका, अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार का। ठीक है। देखिए वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा, अमृता देवी जो पुरस्कार है वो वन्यजीव के जो संरक्षण करते हैं, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार। ठीक है। तो यह हो गया आपका खेजड़ी का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन कौन है। ठीक है। राजस्थान के जो राज्य पशु है वो है चिंकारा तथा ऊंट। इनके जो राज्य पशु है, इनकी जो श्रेणियां हैं कितनी है, दो है। एक है जंगली पशु जो कौन है, चिंकारा। चिंकारा क्या है, जंगली पशु है। जबकि पालतू पशु कौन सा है तो पालतू पशु है ऊंट। ठीक है। ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है। देखिए देखिए जंगली पशु चिंकारा के बारे में पहले अपन डिस्कस करते हैं। जंगली पशु कौन सा है, चिंकारा। इसको भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया है तो देखिए सन 1981 के अंतर्गत इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगर अपन बात करें राजस्थान का जो राज्य पशु है चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेट्टी है। क्या नाम है इसका, गजेला बनेट्टी है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है तो आपको इसको वैज्ञानिक नाम को रट के जाना है। ठीक है। क्या नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेट्टी। ठीक है। चिंकारा को छोटा हिरन के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका जो उपनाम है क्या है, छोटा हिरन इसको कहते हैं, किसको, चिंकारा को। ठीक है। छोटा हिरन इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि यह जो पशु है ये किस प्रजाति का पशु है तो यह एक एंटीलोप प्रजाति का पशु है। किस प्रजाति का पशु है यह, एंटीलोप प्रजाति का ये पशु है। और राजस्थान में के जो जंगली पशु हैं किस श्रेणी में इसे पशु की उपाधि प्राप्त है, जो राजस्थान के जो जंगली पशु है उस श्रेणी के अंतर्गत इसे राज्य पशु की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। और इसको राज्य पशु की जो उपाधि सन 1981 के अंतर्गत दी गई थी। ठीक है। यानी कि राज्य चिंकारा को राज्य के 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। ठीक है। तो याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए एक बार फिर पढ़ लीजिए, गजेला बनेटी इसका वैज्ञानिक नाम है। ये एक एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसको छोटा हिरन उपनाम से जाना जाता है और इसको राज्य पशु घोषित किया गया था सन 1981 के अंतर्गत। ठीक है। देखिए अब देखिए राजस्थान में जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है तो देखिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और यह एक शर्मिला जीव है तथा सर्वाधिक राजस्थान में मरु भाग में पाया जाता है। तो बताइए कि चिंकारा जो है वो सर्वाधिक रूप से कहाँ पर पाया जाता है तो सर्वाधिक रूप से ये मरु भाग में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि जो चिंकारा है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, ये मरु भाग में पाया जाता है। और ये इसका जो चिंकारा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है। देखिए अब बात करते हैं पालतू पशु जो कि ऊंट है। और ऊंट को इसका दर्जा कब दिया गया था, किसका, राज्य पशु का दर्जा दिया गया था इसको 30 जून 2014 को। कब दिया गया था, 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ठीक है। जिसकी घोषणा कब की गई थी, जिसकी घोषणा की गई थी
देखिए उपनाम क्या है इसका, रेगिस्तान का जहाज इसको कहते हैं। ठीक है, राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा मिला था, जिसकी घोषणा की गई थी। दर्जा तो इसको 30 जून 2014 में दिया था, जबकि घोषणा कब की गई थी इसकी, 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में इसकी घोषणा की गई थी कि राजस्थान में जो राज्य पशु का दर्जा दिया गया है किसको, ऊंट को। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला है बाड़मेर। देखिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। जबकि सबसे कम ऊंटों की संख्या कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा, तो ये है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं बताइए, सर्वाधिक जो ऊंट हैं ये पाए जाते हैं बाड़मेर में। और जबकि सबसे कम ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक तो बाड़मेर में पाए जाते हैं और कम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, देखिए देखिए राजस्थान में ऊंटों की जो नस्लें कौन कौन सी है, देखिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की कौन कौन सी ऊंटों की नस्लें हैं ये भी देख लीजिए। गोमट ऊंट राजस्थान में प्रसिद्ध है, नाचना ऊंट, जैसलमेरी ऊंट और अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्छी ऊंट और बीकानेरी ऊंट, ये सभी के सभी क्या है, राजस्थान की ऊंटों की नस्लें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। देखिए राजस्थान के लोक देवता कौन है, राजस्थान के लोक देवता है पाबूजी, जिनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। किसको, पाबूजी को। राजस्थान के लोक देवता है ऊंटों के पाबूजी, ऊंटों के देवता। ठीक है, पाबूजी क्या है, ऊंटों के देवता। देखिए राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊंटों का पालन कौन करती है, तो वो करती है रेबारी जाति। ठीक है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली जो कलाकारी है उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला कहा जाता है। तथा ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी की चल पात्रों को क्या कहते हैं, कापी कहा जाता है। ठीक है, जो ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जो जलपात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कार्पी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो उस्ता कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए अब इसके अलग क्या विशेषताएं, देखिए ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी इसके अंतर्गत पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो देखिए विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। और बीकानेर के अंदर जो स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। देखिए भारत में बीकानेर के अंदर, भारत के अंदर एकमात्र ऊँटनी के दूध की जो डेयरी है वो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये बीकानेर के अंदर स्थित है। और उस डेयरी का क्या नाम है, तो उर्मुल डेयरी उसका नाम है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, आपको प्रत्येक बिंदु को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लास को पूरी जरूर देखना है ताकि आपको हर एक फैक्ट अच्छे से कवर हो सके। देखिए गोरबंद राजस्थान ऊंट का श्रृंगार गीत है। ठीक है, गोरबंद जो है वो राजस्थान का क्या है, ऊंट है, उसका श्रृंगार गीत क्या है, गोरबंद है। और ऊंट के जो नाक में डाले जाने वाले लकड़ी का जो बना आभूषण जिसको क्या कहते हैं, गिरबान कहा जाता है। क्या है कहते हैं, उसे गिरबान कहते हैं। ठीक है, ऊंट के नाक में डाले जाने वाला जो बना लकड़ी का जो आभूषण है उसको क्या कहते हैं, गिरबान कहा जाता है। जबकि गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाल नाम से ऊंटों की एक सेना बनाई थी। ठीक है, गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाल नाम से ऊंटों की क्या बनाई थी, एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया था। किसमें शामिल कर लिया था इसे, बीएसएफ की जो फोर्स है उसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया था, किसको, ऊंट को। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं। देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी है अब गोडावण। कौन सा है, राजस्थान का जो राज्य पक्षी कौन है, वो है गोडावण है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। अगर गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है उसकी बात करें तो राजस्थान में जो गोडावण पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका एरोडोटस नाइग्रिसेप इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है, गोडावण पक्षी का वैज्ञानिक नाम है एरोडोटस नाइग्रिसेप। ठीक है, देखिए अब गोडावण पक्षी का उपनाम क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए गोडावण पक्षी का जो उपनाम है वो है सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना और इसको गुराइन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, सोहन चिड़िया कहते हैं, शर्मिला पक्षी कहते हैं, हुकना कहते हैं और गुराइन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गोडावण को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। देखिए गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, तो सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसके बाद देखिए कि यह जैसलमेर में मरु उद्यान, सोरसेन बारा व अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है।
तो बताइए यह जैसलमेर के मरूधान में पाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मरूधान सोरसेन 12 व अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? सोरसेन 12 में पाया जाता है, अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है और जैसलमेर के मरू उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? तो इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहा जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में से क्या कहते हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र में से माल मोरडी भी कहा जाता है। किसको? गोडावण के पक्षी को हाड़ौती क्षेत्र में क्या कहते हैं? इसे माल मोरडी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो प्रजनन है उसके लिए जो प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, देखिए ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए मरु उद्यान जो कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। और सोरसेन कहाँ पर है? 12 है। सोकलिया कहाँ है? अजमेर है। इन तीनों ही स्थान पर कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो गोडावण, इसको गोडावण ये पाया जाता है। और इसको हाड़ौती के अंदर क्या कहते हैं? तो हाड़ौती में से माल मोरडी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए गोडावण मूल रूप से कहाँ का पक्षी है? तो गोडावण मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का पक्षी है? ये अफ्रीका का पक्षी है। जबकि जोधपुर, जैसलमेर और सोरसेन 12 में गोडावण के क्या है? प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। जोधपुर में बनाए गए हैं, जैसलमेर में बनाए गए हैं, सोरसेन 12 के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं? तो जोधपुर, जैसलमेर और सोरसेन 12 के अंदर बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। इसे IUCN द्वारा रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। किसको? गोडावण को। ठीक है, राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की इन्होंने शुरुआत की थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 2013 पर इस किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी? तो इन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट की इन्होंने शुरुआत करी थी, क्योंकि इनको बचाने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली जो लाल डाटा पुस्तक है उसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे रखा गया है। किसको? गोडावण पक्षी को रखा गया है। और यह सर्वाहारी पक्षी है। ठीक है, यह सभी खाता है। यह पक्षी बेर के फल भी पसंद करता है, जबकि इसकी खाद्य आदतों के अंतर्गत गेहूं, जवार, बाजरा आदि अनाजों का भक्षण करना शामिल है। किंतु इसका प्रमुख खाद्य क्या है? टिड्डे आदि कीट है। ठीक है, और यह सांप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है। क्या खाता है? सांप, बिच्छू, चिपकली, यानी कि यह सर्वाहारी है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। ठीक है, देखिए राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। देखिए अब राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है इसका? वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा है। अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वानस्पतिक नाम से लेकर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका वानस्पतिक नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से? देखिए मरुस्थल का सागवान इसको कहते हैं और मारवाड़ का टीक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का सागवान और मारवाड़ का टीक इसके उपनाम है। ठीक है, रोहिड़ा को राजस्थान की मरु शोभा कहा जाता है। ठीक है, रोहिड़ा का जो पुष्प है इसको क्या कहते हैं? इसको राजस्थान का मरु शोभा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की मरु शोभा किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान की मरु शोभा रोहिड़ा के पुष्प को कहा जाता है। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया था। कब किया था? देखिए डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 21 अक्टूबर 1983 को इसे क्या दिया गया था? तो राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 21 अक्टूबर 1983। ठीक है, देखिए राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में क्या है? सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर में मिलता है, जोधपुर में मिलता है, पाली में, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन सभी जिलों के अंदर रोहिड़ा का जो पुष्प है वो मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब देखिए राजस्थान का जो राज्य नृत्य कौन सा है? वो है घूमर। कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। और यह राजस्थान का परंपरागत क्या है? लोक नृत्य है, जिसे केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इसमें कौन भाग लेती हैं? केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। और यह राजस्थान का परंपरागत क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, देखिए राजस्थान
देखिए इस नृत्य में महिलाएं एक बड़े घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। घूमर प्राय विशेष अवसरों पर जैसे विवाह समारोह के अंतर्गत त्योहार और धार्मिक आयोजनों पर ये किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो कौन सा है, केसरिया है। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है, केसरिया बालम है। राजस्थान का राजकीय गीत है केसरिया बालम। और ये किस प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये ढोला मारू प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ढोला मारू प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। कौन सा गीत है ये, केसरिया बालम गीत है। और इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था, उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा इसे गाया गया था। और इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की जो अल्लाह जिलाबाई है, कौन है, बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने द्वारा गाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था, अल्लाह जिलाबाई ने, जो कहाँ की थी, बीकानेर की थी। अगर सर्वप्रथम की अपन बात करें तो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा ये गाया गया था। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई जो है, अल्लाह जिलाबाई को राज्य की मोरू कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अल्लाह जिलाबाई है उसको राज्य की मोरू कोकिला और बाईजी के नाम से भी जाना जाता है। इस गीत को इन्होंने किस गायकी में गाया था, तो इन्होंने मांड गायकी में गाया था। किसने, अल्लाह जिलाबाई ने इस गीत को किस गायकी में गाया था, तो इन्होंने मांड गायकी में गाया था। और इसे राज्य की मोरू कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। तो देखिए अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले जो केसरिया बालम जो गीत है वो कहाँ पर गाया था इन्होंने, तो बीकानेर के जो महाराजा कौन थे, गंगा सिंह थे, उनके दरबार में इन्होंने गाया था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम जो गीत है वो कहाँ पर गाया था, किसके दरबार में गाया था, तो इन्होंने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इस गीत को गाया था। ठीक है, तो राजस्थान का जो राज्य गीत है वो कब गाया गया था, किसके दरबार में गाया गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और किसने गाया था, किस गायकी में ये गाया गया था, ये सभी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, देखिए राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। कौन सा है, बास्केटबॉल। इसको अगर अपन राज्य खेल की बात करें तो राज्य खेल का दर्जा इसको सन 1948 में से राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। और इसके अंतर्गत 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। कौन सी होती है, 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली जो संस्था होती है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको जो नियंत्रित करने वाली संस्था होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ कहते हैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि फीबा कहते हैं। ठीक है, FIBA इसको कहा जाता है। इसके बाद है राजस्थान की जो राजकीय मिठाई है उसको क्या कहते हैं, राजकीय मिठाई कौन सी है, तो देखिए राजस्थान की राजकीय मिठाई है घेवर। कौन सी है, घेवर, जो तीज पर बनाई जाती है। देखिए ये डिस्क के आकार की राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई है। और यह मिठाई यहाँ कई वर्षों से क्या है, प्रसिद्ध है। और अधिक त्योहारों पर जैसे मकर संक्रांति, गणगौर, तीज और रक्षाबंधन के दौरान पर इसकी क्या है, मांग अधिक होती है। और जयपुर का तीज जो उत्सव है घेवर के बिना अधूरा माना जाता है। ठीक है, देखिए अब इसको बनाने में कौन कौन से उपयोग में लिए जाते हैं, तो इसे बनाने में मैदा, देसी घी, दूध, केसर, इलायची पाउडर और चीनी का उपयोग इसमें किया जाता है। बाजार में घेवर के विविध प्रकार, रबड़ी घेवर, मलाई घेवर, मावा घेवर, पनीर घेवर आदि क्या है इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसका राजकीय त्योहार कौन सा है, देखिए सिंजारा है। सिंजारे की बात करें तो तीज और गणगौर पर कुंवारी कन्याएं जिनकी सगाई हो गई हो या फिर नवविवाहित स्त्रियां हो तो ससुराल के पक्ष से एक रस्म के रूप में कपड़े व गहने का क्या दिया जाता है, इनको सामान दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, सामान दिया जाता है। तथा प्रसिद्ध जो मिठाई है वो घेवर के रूप में दी जाती है। उपहार के रूप में कौन सी मिठाई दी जाती है, तो वो घेवर दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सिंजारा कहा जाता है। ठीक है, और यह राजस्थान की पारंपरिक रस्मों में से एक है। देखिए तो साथियों राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह थे उन पर अपन ने चर्चा कर ली है। इनके साथ ही अपन एक नज़र राजस्थान के जिला शुभंकरों पर भी डाल देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अलवर का जो शुभंकर कौन सा है, सांबर है। भरतपुर का है साइबेरियन सारस। करौली का है घड़ियाल। धौलपुर का कौन सा है, पंचीरा। कौन सा है धौलपुर का, धौलपुर का है पंचीरा, जिसको इंडियन स्क्रीमर भी कहते हैं। सवाई माधोपुर का कौन सा है, बाघ है। सवाई माधोपुर का है बाघ। जैसलमेर का है गोडावण। जोधपुर का है कुरंजा पक्षी। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी यानी कि लौकी। बीकानेर का कौन सा है, बट तीतर, यानी कि इसको बड़पट पक्षी भी कहते हैं। बीकानेर का है बट तीतर, बस से बीकानेर, बट से बट तीतर यानी कि बट तीतर, बट बड़ पक्षी इसको कहते हैं।
श्रीगंगानगर का आपको याद रखना है चिंकारा। कौन सा है? श्रीगंगानगर का है चिंकारा। हनुमानगढ़ का कौन सा है? छोटा किलकिल है। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल, ठीक है। इसके बाद है चूरू का है काला हिरण। देखिए चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आपको ऐसा याद रह जाएगा कि चूरू का कौन सा शुभंकर है? तो काला हिरण है। झुंझुनू का है काला तीतर। क्या है? झुंझुनू का है, झुंझुनू का क्या है? काला तीतर है। तो झुंझुनू का अभी आपको याद रखना है। इसके बाद है सीकर से शाहीन, आपको याद रखना है सीकर शाहीन। क्या है? सीकर शाहीन आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए बारह का क्या है? मगरमच्छ है। बारह का क्या है? बारह का मगरमच्छ है। और कोटा का है उदबिलाव। बूंदी का है सुरखाब। बूंदी का क्या है? सुरखाब है, ठीक है। झालावाड़ का है गागरोनी तोता, क्योंकि झालावाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झालावाड़ गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ये भी याद रह जाएगा। बांसवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांसवाड़ा का जो शुभंकर है वो क्या है? जलपीपी है। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? जलपीपी है। डूंगरपुर का है जांगिल। और प्रतापगढ़ का क्या है? उड़न गिलहरी है। जबकि जयपुर का क्या है? चीतल है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब, इसके बाद है दौसा का क्या है? खरगोश। दौसा का क्या है? दौसा का है खरगोश। और अजमेर का है खड़मोर पक्षी। टोंक का है हंस। और राजसमंद का क्या है? भेड़िया है। भीलवाड़ा का क्या है? मोर है, ठीक है। भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। चित्तौड़ से चौसिंगा आपको याद रखना है। च से चित्तौड़, च से चौसिंगा। नागौर का राजहंस है। पाली का क्या है? तेंदुआ है। और जालोर का क्या है? भालू है, ठीक है। जालोर, जालो में जालोर के अंदर ला आ रहा है तो भालू में भी ला आ रहा है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सिरोही क्या है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है सिरोही? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और उदयपुर क्या है? ये कब्र बिज्जू के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। कब्र बिज्जू के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। उदयपुर का जो शुभंकर क्या है? कब्र बिज्जू है, ठीक है। उदयपुर का शुभंकर क्या है? तो एक कब्र बिज्जू है, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। ताकि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही क्लास आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।